चलो भाई, आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट आगे का। कल आपको कराए थे मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वगैरह समझा दी थी, यानी कि रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी हमने हेलो एरीन्स की। ख़त्म हो चुका है मेजर पार्ट इस चैप्टर का। लास्ट वीडियो लेके आए हैं चैप्टर की। हेलो एल्केन्स पढ़ा दिए, हेलो एरीन्स पढ़ा दिए। अब स्टीरियो आइसोमर्स पढ़ रहे हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ ले रहे हैं, और उससे रिलेटेड कुछ भी टर्म्स जो भी आइसोमेरिज्म से रिलेटेड टर्म्स हैं वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। तो आप आइसोमेरिज्म बड़ी एक हेडिंग डाल लीजिएगा, उसी के नीचे ये सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। उसमें सब हेडिंग्स डाल के डिफाइन लिखते जाइएगा और समझते जाइएगा। सबसे पहले लिखना है आपको क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय टू और मोर कंपाउंड्स with the same molecular and structural formulae but different spatial arrangement of atoms or groups in space is called stereoisomerism। यानी कि आइसोमर्स तो सबको पता है क्या होते हैं, और आइसोमेरिज्म भी सबको पता है। फिनोमिना जो होता है आइसोमर दिखाने का, बनाने का, उसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो आइसोमेरिज्म वो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सेम है लेकिन उनकी स्पैटियल अरेंजमेंट अलग अलग है। मतलब एटम्स या ग्रुप्स जो उनसे जुड़े हुए हैं वो स्पेस में, प्लेन में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, उसके बेसिस पे, उसकी स्पैटियल ओरिएंटेशन के बेसिस पे हम क्या बोल सकते हैं, आइसोमर्स बना सकते हैं। ऐसे आइसोमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं, और फिनोमेना को स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम लोग बोल देते हैं। आगे आएगी एक चीज़, अब हम पढ़ेंगे कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, उसमें हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट टर्म का बार बार यूज़ करा करेंगे। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट देख लेते हैं कि पहले आखिरकार होती क्या है, जब भी समझ पाएंगे हम लोग ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है? द बीम ऑफ लाइट हुज ऑसिलेशंस और वाइब्रेशंस आर कन्फाइंड टू वन प्लेन ओनली इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ऐसी कोई भी लाइट जिसके ऑसिलेशन या वाइब्रेशन, लाइट वाइब्रेट करती है, ऑसिलेशंस करती है, जिसके वाइब्रेशन सिर्फ और सिर्फ एक प्लेन में कन्फाइन कर दिए गए हों। एक प्लेन में कन्फाइन कर दिए गए मतलब देखो, हम लोग पढ़ेंगे इसे डिटेल में, फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा आपको। ये इस तरीके से भी आती है लाइट, और लाइट की वेव्स होती हैं इस तरीके से भी। अब ये दोनों प्लेन में हो गए, एक्स वाई प्लेन में। अब जब ये एक प्रिज्म होता है यहाँ पे, जिसको हम लोग बोलते हैं निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म के थ्रू पास कराई जाती हैं। निकोल प्रिज्म को कोई सर्टेन एंगल पे हम लोग रखते हैं, तो यहाँ से जो लाइट बाहर निकलती है, ये तो एक नॉर्मल लाइट हो गई। यहाँ से जो लाइट बाहर निकलेगी, या तो ये इस प्लेन की निकलेगी, इस वाली प्लेन वाली सिर्फ लाइट बाहर निकलेगी, या फिर इस प्लेन की लाइट बाहर निकलेगी, डिपेंडिंग ऑन आपने जो ये निकोल प्रिज्म रखा है वो किस तरीके से रखा है। यानी कि लाइट थी दो प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में थी, हमने उसे सिर्फ कन्फाइन कर दिया एक ही प्लेन में। सिर्फ मैंने एक्स प्लेन वाली लाइट ले ली या वाई प्लेन वाली लाइट ले ली, इस तरीके की लाइट जो निकलेगी या हमें मिलेगी थ्रू निकोल प्रिज्म, उस लाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। बात क्लियर हुई होगी। अब आते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, या प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को, ये ध्यान रखना, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का मतलब क्या है कि जिस प्लेन में वो आ रही थी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्लेन को क्या कर दे, चेंज कर दे, जब उसके थ्रू पास कराए जाएं। तो ऐसे सॉल्यूशन या ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं, और इस फिनोमेना को ऑप्टिकल एक्टिविटी बोल देते हैं। नहीं समझे? दोबारा समझो। बोल रहा है कि हमने निकोल प्रिज्म के थ्रू बाहर निकाली, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आई मेरे पास में। अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट मैंने किसी एक सब्सटेंस के थ्रू पास कराई, मान लो कोई एक सब्सटेंस है, कोई भी कंपाउंड है, कुछ भी है, ठीक है, उसके थ्रू पास कराई। जब मैंने ये लाइट इसमें से पास करा के बाहर निकाली, तो ये जो लाइट निकली, इसका क्या हुआ, जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन था वो चेंज हो गया। मतलब अगर सपोज करो एक्स प्लेन में थी, वाई प्लेन में हो गई, वाई प्लेन में थी, जेड प्लेन में हो गई, ऐसा वैसा कुछ हो गया, उसका प्लेन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, तो ऐसे सब्सटेंस को मैं क्या बोल दूंगा, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बोल दूंगा। यानी कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है जब भी इसने क्या कर दिया होगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का प्लेन चेंज कर दिया होगा, और इस फिनोमेना को हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी बोल देंगे। लेकिन ऐसा कोई सब्सटेंस जो जिसके थ्रू मैंने ये लाइट पास कराई, अगर ये एक्स प्लेन में थी, बाहर भी कैसे निकल जाए, एक्स प्लेन में निकल जाए, तो ये सब्सटेंस कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक। अब ऑप्टिकल हमने बोला कि रोटेट कर दिया लाइट को। अब लाइट को रोटेट जो कर दिया उसने, चेंज कर दिया प्लेन को, वो दो तरीके से लाइट को रोटेट कर सकता है। या तो वो रोटेट करेगा लाइट को लेफ्ट में, या रोटेट करेगा लाइट को राइट में। अब ऑन द बेसिस कि वो राइट में रोटेट कर रहा है या लेफ्ट में रोटेट कर रहा है,
उसके बेसिस पे हम कंपाउंड को दो तरीके का बोल सकते हैं, एक होता है लीवो रोटेटरी, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी वो होते हैं सब्सटेंसेस जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को लाइट के किस में चेंज कर देता है, लेफ्ट डायरेक्शन में चेंज कर देता है। लेफ्ट से कैसे याद रखेंगे, एल फॉर लीवो रोटेटरी एंड एल फॉर लेफ्ट। तो जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन को प्लेन पोलराइज लाइट के क्या कर देगा, लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा वो लीवो रोटेटरी, और जो राइट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कैसे समझ गए ना भाई, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस समझाया मैंने। अब ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस दो तरीके के हो सकते हैं, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक होता है लीवो रोटेटरी। ऑप्टिकली एक्टिव थे क्या, जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट के प्लेन को रोटेट कर दे रहे थे, चेंज कर दे रहे थे। अगर लेफ्ट में चेंज करता है तो लीवो रोटेटरी, अगर राइट में चेंज कर देता है, राइट में घुमा देता है प्लेन को, तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब इस टाइम पे जो हम लोग एल्जेब्रिक साइन यूज़ करेंगे आगे चल के, वो ध्यान रखना प्लस और माइनस यूज़ करते हैं। डेक्स्ट्रो कहीं भी है कंपाउंड है तो इसके लिए मैं प्लस साइन यूज़ करूँगा, और कहीं भी लीवो रोटेटरी कंपाउंड होगा तो मैं उसके लिए माइनस साइन को यूज़ करूँगा। तो ये प्लस और माइनस साइन अब ध्यान रखना आप आगे की तरफ। स्पेसिफिक रोटेशन नहीं है हमारे सिलेबस में, इसे नहीं करेंगे हम लोग, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसे कवर अप नहीं करना, ठीक। फिर चलते हैं आगे एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल पे। If all the four substituents attached to a carbon are different, the resulting molecule will lack symmetry. Such a molecule is called asymmetric molecule. Asymmetry of molecule is responsible for optical activity in such organic compounds. क्या बोल रहा है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कब होगा, जब मॉलिक्यूल से अटैच चार सब्स्टिट्यूएंट, कार्बन से चार सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो सकते हैं, चारों के चारों डिफरेंट है, चारों के चारों डिफरेंट है तो कोई सिमेट्री नहीं रहेगी। हमारी बॉडी सिमेट्रिक है ना, क्यों है मेरी बॉडी सिमेट्रिक, क्यों, क्योंकि अगर हम बीच में से डिवाइड करें बॉडी को तो बॉडी के उस पार्ट में और बॉडी के इस पार्ट में बिल्कुल सेम ऑर्गन्स हैं, तो हम बोलेंगे हमारी बॉडी सिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक कब होती, अगर हाथ दोनों एक ही तरफ होते हैं हमारी बॉडी में, पैर दोनों एक ही तरफ होते हैं हमारी बॉडी में, तो बीच में से काटो तो एक तरफ तो पैर चले गए, एक तरफ हाथ चले गए, तो ये एसिमेट्रिकल हो जाता। तो इसी तरीके से अगर कार्बन से चार सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं और चारों डिफरेंट हैं, तो मैं कहीं से तोड़ूंगा, काटूंगा, निकालूंगा तो चारों अलग अलग दिखाएंगे, तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का मतलब समझ गए कि चार सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं और चारों के चारों डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं, तो इस तरीके का मॉलिक्यूल जो बनेगा वो कैसा होगा, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होगा। अब इसी बेसिस पे अब वो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, तो एसिमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी इन सच ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है ऊपर हम पढ़ के आए हैं, वो यही एसिमेट्री है मॉलिक्यूल के अंदर की, जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए। अब मॉलिक्यूल अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, एक मॉलिक्यूल होता है कायरल और एक होते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स। कायरल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एन ऑब्जेक्ट विच इज नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेजेस इज सेड टू बी कायरल। द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग कायरल इज नोन एज कायरलिटी। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजेबल है, जो अपनी मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजेबल है, उसे हम लोग कायरल बोलते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग कायरलिटी बोलते हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल अपनी मिरर इमेज पे क्या मतलब है इस चीज़ का, जैसे हमारे दो हैंड, हमारे पेयर ऑफ हैंड्स हैं, अगर आप देखो दोनों को अगर एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करने की कोशिश करो या इनकी मिरर इमेज को सुपर इम्पोज करने की कोशिश करो तो क्या कर पाओगे। सुपर इम्पोज मतलब एक के ऊपर एक रखना है, जैसे उसे रखा है वैसे ही। अब दोनों हाथ एक के ऊपर एक रख के देखो, कुछ कहेंगे कि हमने तो कर दिया सुपर इम्पोज, अंगूठे पे अंगूठे आ गए, चारों उंगली पे चारों उंगली, वो आमने सामने से नहीं रखना, वो आपने सुपर इम्पोज नहीं करे। सुपर इम्पोज होता है जैसा एक हाथ रखा है उसी तरीके से दूसरा हाथ उसके ऊपर रख दो, तो देखोगे एक थंब राइट में आएगा, दूसरे हाथ का थंब लेफ्ट में आ जाएगा आपका, तो सुपर इम्पोज नहीं हो सकते आपके हाथ। हमारे पैर जो हैं वो भी सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। तो इस तरीके की चीज़ जिनकी मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज ना हो सके, या फिर मैं ये बोलूँ कि मिरर इमेज ओरिजिनल वाले के ऊपर सुपर इम्पोज ना हो सके, तो उसे हम कायरल बोल देते हैं। ये तो हो गया किस में से, डेली लाइफ में से समझने का तरीका। लेकिन कायरल क्या मतलब है केमिस्ट्री में, यहाँ पे कायरल का, केमिस्ट्री में कायरलिटी का क्या मतलब है वो देखते हैं एक बार, और फिर चलते हैं आगे। उसके लिए यहाँ पे चलते हैं। ये देखिए, ये कोई एक कंपाउंड है प्रोपेन टूओल, ठीक है, कोई एक कंपाउंड है प्रोपेन टूओल। प्रोपेन टूओल की मैंने क्या बनाई, यहाँ पे मिरर इमेज बनाई है। मिरर इमेज में दिख रहा होगा आपको क्लियरली इन्वर्ट हो जाता है, जो ये ध्यान रखना, इन्वर्ट का मतलब ये डैश और सॉलिड वाले भी ध्यान रखने,
जो डैश्ड वेज है मतलब वो नीचे की तरफ होता है और सॉलिड वेज ऊपर की तरफ होता है। तो ऊपर वाला नीचे आ जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऐसा हो जाता है इन्वर्जन में। तो मैंने ये मिरर इमेज बनाई है, तो जो चीज़ ऊपर की तरफ को आ रही थी वो मिरर में नीचे की तरफ को जाएगी, और जो चीज़ नीचे की तरफ को जा रही थी, ये ऊपर वाला जो CH3 नीचे की तरफ को जा रहा था, तो ये CH3 ऊपर की तरफ को आ जाएगा। ऐसा हो जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे दोनों CH3 इसलिए पता नहीं चल रहा आपको। ये मिरर इमेज बना दी। अब जो मिरर इमेज आती है ना, उसको क्या करते हैं हम लोग, 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं। इस मिरर इमेज को मैंने 180 डिग्री रोटेट कर दिया। इस 180 डिग्री का मतलब समझते हो ना, कि इसे पलट के रख दिया, मतलब जो चीज़ राइट में थी वो लेफ्ट में कर दी, और जो चीज़ लेफ्ट में थी वो राइट में कर दी। 180 डिग्री मैंने रोटेट कर दी। एरो भी दिखा रखी कैसे रोटेट करना है, ऐसे करके रोटेट करना है, ऐसे 180 डिग्री रोटेट करने के बाद में ये जो स्ट्रक्चर आया और ये जो स्ट्रक्चर था, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो सकते हैं क्या? एक के ऊपर एक मैं रख के देखूँ तो सुपर इम्पोज हो जाएंगे ना? बिल्कुल हो जाएंगे भाई। क्यों? क्योंकि क्या है, यहाँ पे देखो, ये CH3 ऊपर, ये भी CH3, ये भी CH3, ये भी CH3, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे वो OH, यहाँ पे OH, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इस तरीके से मतलब मैंने एक मिरर इमेज बनाई B, और B का 180 डिग्री रोटेशन करा, C बनाया। C और A अगर सुपर इम्पोज हो गए तो मैं क्या बोल दूंगा कि मॉलिक्यूल कैसा है, अकायरल है। मॉलिक्यूल कैसा है, अकायरल मॉलिक्यूल है, जो सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। केमिस्ट्री के टर्म्स में समझा रहा हूँ। एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा इसके बाद में भी, जिससे आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, यूँ चुटकी बजाओगे और बता दोगे कौन कायरल और कौन अकायरल, लेकिन उसके पीछे का कंसेप्ट समझ लो पहले। तो ये जो प्रोपेन 2 है, इस मॉलिक्यूल को मैं क्या बोल दूंगा, अकायरल मॉलिक्यूल बोल दूंगा, क्योंकि इसकी मिरर इमेज जो है, यानी कि A और C जो है वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे हैं। ठीक, क्लियर बात। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें सुपर इम्पोज ना हो। यह ब्यूटेन 2 का एग्जाम्पल। ब्यूटेन 2 में देखिए, ब्यूटेन 2 में क्या हो रहा है यहाँ पे, कि मैंने इसकी बनाई पहले मिरर इमेज, ये मिरर इमेज बनाई है इसकी। अब मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो मिरर इमेज में जो चीज़ ऊपर होती है वो नीचे चली जाती है, और जो नीचे होती है वो ऊपर आ जाती है। तो ये इसकी बनाई है मैंने मिरर इमेज, ये देखिए, ये बन गई मिरर इमेज इसकी, C2H5 CH3 इस तरीके से। अब मैंने इसे क्या करा, नहीं सॉरी, बाय मिस्टेक करेक्शन करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। मिरर इमेज में ऐसा नहीं होता, जो चीज़ ऊपर है वो नीचे, नीचे है वो ऊपर, वो आपकी ऐसी की ऐसी रहती है। 180 डिग्री रोटेट करने में ऐसा हो जाता है। 180 डिग्री आप रोटेट करोगे तो 180 डिग्री का मतलब क्या होता है, कि जो चीज़ आपके सामने थी वो घूम के पीछे से सामने आएगी, पलट के, है ना। तो इसका मतलब जो चीज़ ऊपर है वो घूम के नीचे चली जाएगी, और जो चीज़ नीचे है वो घूम के आपकी तरफ ऊपर आ जाएगी। बात को समझ रहे हो मेरी को? जो चीज़ नीचे की तरफ घूम रही है, नीचे की तरफ कोई चीज़ पॉइंट कर रही है, मैंने उसे घुमाया 90, तो वो कहाँ जाएगी, आपके लेफ्ट साइड में आ जाएगी। मैंने उसे और 90 घुमा दिया तो वो कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ आ जाएगी। यानी 180 अगर आप किसी को घुमाते हो तो ऊपर वाली चीज़ नीचे चली जाती है और नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाती है। आप पेन से समझ सकते हो, पेन देख लेना, 2 पेन पॉइंट करना, एक पॉइंट करना नीचे की तरफ को, एक पॉइंट करना ऊपर की तरफ को, और उसे 180 डिग्री घुमा के देखना। 180 डिग्री घुमा दोगे, जो पेन नीचे वाला था वो ऊपर आ जाएगा, जो पेन ऊपर वाला था वो नीचे चला जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे C2H5 मॉलिक्यूल ऊपर था ना, तो ये C2H5 नीचे चला जाएगा, और CH3 मॉलिक्यूल नीचे था ना, तो ये CH3 मॉलिक्यूल ऊपर आ जाएगा। ये आई इसकी मिरर इमेज की रोटेशन 180 डिग्री करने के बाद में, और ये था ओरिजिनल। हमने क्या करना था, इसको और इसको सुपर इम्पोज करके देखना था, D और F को सुपर इम्पोज करता हूँ, इसको उठा के इसके ऊपर रखूँ तो क्या सेम बन रहे हैं भाई। यहाँ तो C2H5 है लेकिन यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है लेकिन यहाँ C2H5 है, तो सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। सुपर इम्पोज नहीं होंगे एक दूसरे के ऊपर, तो क्या बोल देंगे हमने, इसे बोल देंगे मॉलिक्यूल को कायरल मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे इसे, कायरल मॉलिक्यूल। तो अब सुन, ये तो हो गया तरीका डिटेल में समझने का। अब सुन लो एक आसान तरीका पहचानने का कि कायरल और कायरल कैसे पहचानेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे करने के लिए, पहचानो कि कौन कायरल कौन अकायरल। कायरल मॉलिक्यूल पहचानने का तरीका है कि ऐसा कोई भी कार्बन जिससे 4 जो ग्रुप अटैच हैं, 4 जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं, अगर वो चारों के चारों डिफरेंट हैं, अगर वो चारों के चारों डिफरेंट हैं, तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, वो मॉलिक्यूल कायरल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये मॉलिक्यूल यहाँ पे एक इससे इथाइल अटैच है, एक मिथाइल अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है, एक हाइड्रोक्साइड अटैच है, चारों डिफरेंट अटैच है ना, कोई भी सेम तो नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई कार्बन जिस पे भले ही एक ही सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हुआ हो, तो वो मॉलिक्यूल कैसा बन जाता है, वो अकायरल बन जाता है। यहाँ देखो 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है ना, इसमें एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोक्साइड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिथाइल ग्रुप तो 2 हैं, तो एक तरीके के 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो गए ना, तो ये मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, अकायरल बन जाएगा। तो कहीं भी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आए कि कायरल और कायरल पहचानो, आंखें बंद करना और ये देख लेना बस आंखें बंद करने से पहले कि जो कार्बन से सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं
वो चारों डिफरेंट हैं या सेम है। अगर चारों सेम नहीं है, कोई एक भी सेम हो, कोई दो भी सेम हो, तो भी वो अकायरल होगा। अगर एक भी सेम आ जाता है उसके अंदर तो अकायरल, और सारे के सारे डिफरेंट तो वो कायरल मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो अब आई थिंक अब किसी को किसी भी इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि कायरल अकायरल पहचानना कैसे है। तो करना क्या है, नोट करने के लिए मैं बता देता हूँ कहानी आपको, कि आपको कायरल मॉलिक्यूल यहाँ तक लिखने के बाद में ये दो डायग्राम बना लेना आप, पक्का आपके एनसीईआरटी में मिल जाएंगे आपको। ये दो डायग्राम बना लेना, और ये नीचे जो लाइन लिखी है ये लिख देना, प्रोपेन 2-ol इज अ कायरल मॉलिक्यूल। अपनी टर्म्स में लिख लेना, क्यों? क्योंकि ए और सी आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, आर सुपर इम्पोजेबल, सो इट इज़ अ कायरल मॉलिक्यूल। यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना के लिख लेना कि जो एफ है और ई है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, तो ये कैसा मॉलिक्यूल है, ये कायरल मॉलिक्यूल है, कायरल मॉलिक्यूल। ठीक है, ये इतना लिख लेना कायरल के बाद में। उसके बाद में चलेंगे आगे, एसिमेट्रिक कार्बन डालोगे उसके बाद में। एसिमेट्रिक कार्बन क्या है? द कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू विद 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल तो मैंने आपको बताया ना, एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल अभी ऊपर बताया था। तो ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, उस कार्बन को मैं एसिमेट्रिक कार्बन बोल दूंगा। कहने का मतलब सिंपल है कि एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का जो कार्बन है वही एसिमेट्रिक कार्बन होता है। ठीक, आगे चलें। इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं? द स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स। स्टीरियो आइसोमर जो बने, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बन रही हैं, वो क्या हो जाते हैं? इनैंशियोमर हो जाते हैं। यानी कि जैसे जो मैंने नीचे भी आपको एग्जाम्पल दिखाया, ये जो एग्जाम्पल था ये वाला, इसमें ये वाली मिरर इमेजेस तो सुपर इम्पोजेबल थी, ठीक है, इसमें नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस थी। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस जो होंगी, ये क्या बोल दूंगा मैंने? इनैंशियोमर बोल दूंगा। यानी कि डी और एफ क्या है? इनैंशियोमर है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस जो होती हैं उनको हम लोग इनैंशियोमर बोलते हैं। इनैंशियोमर क्या कर देते हैं? प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को सेम एक्सटेंट तक रोटेट करते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। यानी कि दोनों जो होंगे इनैंशियोमर वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट तो करेंगे, लेकिन एक तो करेगा, सपोज करो लेफ्ट की तरफ में कर रहा है, तो दूसरा रोटेट करेगा राइट की तरफ में। इनैंशियोमर दो कंपाउंड है ना, मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजेबल एक दूसरे की। तो एक जो होगा ओरिजिनल जो होगा वो सपोज करो लेफ्ट में कर रहा है, तो जो उसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है वो राइट में रोटेट करेगी लाइट को। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी इनैंशियोमर्स की। अभी एक और चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको एनसीईआरटी से, इसमें वो क्लियर हो जाएगा आपको इनैंशियोमर क्या है, रेसिमाइजेशन क्या है, ये सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा। और रेसिमिक मिक्सचर, एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ पेयर ऑफ इनैंशियोमर इज कॉल्ड रेसिमिक मिक्सचर। यानी कि इनैंशियोमर बने लेकिन दोनों सेम मात्रा में बन गए, 50-50% दोनों बन गए, तो ऐसे जो मिक्सचर बनता है उसको मैं रेसिमिक मिक्सचर बोलता हूँ। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप वीडियो को देखते रहो, दोबारा आके प्ले कर देना, मैं गारंटी लेता हूँ आगे जो मैं चीज़ आपको डायग्राम दिखाने वाला हूँ उससे सब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है एक इनैंशियोमर को रेसिमिक मिक्सचर में बदलने का, इस प्रोसेस को हम लोग रेसिमाइजेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? रेसिमाइजेशन बोल देते हैं। ये 3 टर्म्स आपको नहीं लिखनी है। आगे रिटेंशन। रिटेंशन क्या है? अगर कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल, अगर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल क्या बोला? इफ एन ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स अराउंड अ कायरल सेंटर रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन इज सेट टू प्रोसीड विद द रिटेंशन ऑफ द कन्फिग्रेशन। रिटेंशन तो दिख ही रहा है ना क्लियर। रिटेंशन का मतलब क्या होता है? रिटेन कर लिया। रिटेन कर लिया मतलब जैसा था वैसा का वैसा ही रहा, कुछ बदलाव नहीं आया उसके अंदर। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई एक मॉलिक्यूल था, रिएक्शन से पहले जैसा था, रिएक्शन के बाद भी वैसे की वैसी ही उसकी सिमेट्री रही, वैसे की उसकी ज्योमेट्री रही, तो ऐसे इसको क्या बोल देते हैं? हम उसको रिटेंशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रिटेंशन बोल देते हैं। देखिए एग्जाम्पल, यहाँ डायग्राम से समझिए, जो मैं ऊपर आपको बोल रहा था ना कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो नीचे एक डायग्राम से बताऊंगा, ये है वो डायग्राम। ये एक डायग्राम है, ये कोई मेरे पास में एक कंपाउंड था जिसके मैं इन्वर्जन कराना चाह रहा हूँ, रिटेंशन कराना चाह रहा हूँ, रेसिमाइजेशन कराना चाह रहा हूँ। मैं इसको अलग बार बार क्या करा रहा हूँ? वाई कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करा रहा हूँ। तो वाई क्या कर रहा है? एक्स की जगह हट के खुद लग जाता है। वाई एक्स की जगह हट के खुद लग जाता है। तो यहाँ एक्स हटा और एक्स की जगह वाई लग गया, उसी जगह आके लग गया। देखो C2H5 इधर है, इधर का इधर ही। हाइड्रोजन अंदर की तरफ को जा रहा है डैश डैश से, हाइड्रोजन अंदर की तरफ को जा रहा है। मिथाइल ऊपर की तरफ आपको आ रहा है, मिथाइल ऊपर की तरफ आ रहा है।
बस हुआ क्या, x की जगह के हटा के हमने y लगा दिया, तो इसकी ज्योमेट्री जो थी वो तो रिटेन रही ना, कोई चेंज तो नहीं हुआ, अल्टा पल्टी तो नहीं हुई कि अंदर वाला बाहर चला गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, नीचे वाला ऊपर चला गया, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। तो ये जो ए बना है इसको बोलूँगा मैं, ये किसके थ्रू बना है, ये बना है रिटेंशन के थ्रू। ऐसा प्रोसेस क्या बोला जाता है, रिटेंशन बोलते हैं। इसने अपनी ज्योमेट्री को रिटेन कर लिया इवन आफ्टर द रिएक्शन। लेकिन अगर यही पलट जाए, यही पलटी मार जाए, मतलब ये देखो ये लेफ्ट में है ना, अगर यही राइट में चले जाएं तो क्या हो जाएगा, उसको बोल देंगे हम लोग इन्वर्जन। इन्वर्जन कर देना मतलब पलट देना चीज़ को। C2H5 ऊपर है, ऊपर ही रहेगा। हाइड्रोजन देखो कहाँ थे, राइट साइड में था ना, यहाँ कहाँ आ गया, लेफ्ट में आ गया। CH3 राइट में था, लेफ्ट में आ गया। X लेफ्ट में था, X की जगह हट के Y तो आएगा रिएक्शन में, और वो कहाँ आ गया, राइट में आ गया। यानी कि लेफ्ट वाली चीज़ राइट में चली गई, राइट वाली चीज़ लेफ्ट में चली गई। पलट दिया आपने, एक तरीके से जैसे कॉपी को पलट देते ना, आपके सामने पेज हो रखे हैं, आपने पलट दिया, दूसरी तरफ कर दिया उस पेज को, उस तरीके से इन्वर्जन हुआ है। मतलब जो चीज़ आपके सामने थी आपने उससे पलट के नीचे की तरफ को कर दिया, वो काम हुआ है। तो उस केस में क्या होगा यहाँ पे कि इस प्रोसेस को बोल देंगे हम लोग क्या, इन्वर्जन। इन्वर्ट कर दिया मतलब उल्टा कर दिया, ठीक है। डिफाइन लिखी भी है, इफ द रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन द एटम्स या ग्रुप्स अराउंड अ स्टीरियो सेंटर इन द प्रोडक्ट इज अपोजिट टू दैट इन द रिएक्टेंट। स्टीरियो सेंटर के आसपास जो मॉलिक्यूलर अरेंज थे उनका अपोजिट हो गया, मतलब जो जहाँ थे वो उल्टी जगह पे पहुँच गए, राइट में थे लेफ्ट में पहुँच गए, लेफ्ट वाले राइट में आ गए, इस तरीके से। तो उस प्रोसेस को बोल देते हैं हम लोग इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो जब केमिकल रिएक्शन होती है तो ऐसा भी हो सकता है कि रिटेंशन हो जाए यहाँ की तरह, ऐसा भी हो सकता है कि इन्वर्जन हो जाए यहाँ की तरह, और ऐसा भी हो सकता है कि इन्वर्जन और रिटेंशन वाले दोनों मॉलिक्यूल बन जाए, दो प्रोडक्ट बने। ऐसा भी होता है ना, देखा था ना आपने, मेजर और माइनर प्रोडक्ट बन रहे थे, तो दो प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, ए और बी, और दोनों सेम अमाउंट में बन जाते हैं। तो मैं ऐसे प्रोसेस को बोल दूंगा रेसिमाइजेशन, और इस जो प्रोडक्ट बनेंगे मेरे पास उनको क्या बोल दूंगा, मैं बोलूँगा रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर यानी कि मैंने, देखो भाई दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार फिर से सुन लेना। मैंने रिएक्शन कराई, रिएक्शन कराने के बाद में मेरे पास में जो मॉलिक्यूल आया जैसा था वैसे ही आ गया, बस एक्स की जगह हट के वाई आ गया, क्या बोलूँगा, रिटेंशन। पलट गया सब कुछ, जो लेफ्ट में था राइट में, राइट वाला लेफ्ट में चला गया, क्या बोल दूंगा उसे, इन्वर्जन। ठीक है, अकेला ये बना तो रिटेंशन, अकेला ये बना तो इन्वर्जन। अगर ऐसी कोई रिएक्शन हुई जिसमें ए और बी दोनों सेम मात्रा में बन गए, मतलब 50-50 के रेशियो में बन गए, तो क्या बोल दूंगा उसे, ए प्लस बी जो बनेगा उसको मैं बोल दूंगा क्या, रेसिमाइजेशन। प्रोसेस को बोलूँगा रेसिमाइजेशन, और जो मिक्सचर बनेगा उसको क्या बोलूँगा, रेसिमिक मिक्सचर बोलूँगा। क्या बोलूँगा, रेसिमिक मिक्सचर बोलूँगा। और अभी बताया था ना रेसिमिक मिक्सचर में कि जो रेसिमिक मिक्सचर होते हैं या जो एनांशियोमर यहाँ से बनते हैं वो क्या करते हैं, अपनी प्लेन ऑफ पोलराइज राइट को एक तो लेफ्ट में रोटेट करेगा, एक राइट में रोटेट करेगा। मान लो इसने किसी एक डायरेक्शन में रोटेट करी तो ये दूसरी डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री सिमेट्री सब कुछ डिफरेंट है। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा सबको रेसिमाइजेशन क्या है, इन्वर्जन क्या है और रिटेंशन क्या है। इनैंशियोमर्स अगर क्लियर नहीं हुए हों तो इनैंशियोमर के लिए भी मैं एक कोशिश करता हूँ इमेज दिखाने की, अगर आपको मिलती है मुझे तो उससे शायद फिर इनैंशियोमर्स भी क्लियर हो जाए। ठीक, ये हो गई बात आज की वीडियो की पूरी। ये आपको पूरा प्रोसेस लिखना है, ये बनाना है फ्लो चार्ट इसी तरीके से, और ये वाली बातें भी लिखनी है। क्या नहीं लिखना है वो मैंने आपको बता दिए हैं। ये 3 पॉइंट यहाँ से नहीं लिखने हैं। कौन कौन से 3 पॉइंट थे, ये वाले 3 पॉइंट नहीं लिखने हैं आपको। ऊपर बता दिया था 1 पॉइंट नहीं लिखना है। कहाँ पे नीचे वाला ऐड करने हैं ये दोनों, ये भी बता दिए थे आपको। और एक चीज़ ये मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेस में कवर अप कराई थी, एलिमिनेशन रिएक्शन कराई थी मैंने आपको, जब हम लोग रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ा रहा था। मैं आपको रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स जब पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको एलिमिनेशन रिएक्शन कवर कराई थी। उसमें मैं आपको एक रूल बताना भूल गया था कि मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनाए थे हमने। देख लेना, पीछे पलट के पन्ने पलट के देखोगे कॉपी में तो वहाँ मिलेगा आपको। मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनाए थे हमने ब्रोमोपेंटीन के, और बता भी दिया था कि पेंट टू इन मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है। बोला था कि लिखवाएंगे किस रूल के अकॉर्डिंग होता है नेक्स्ट डे, बट नेक्स्ट डे याद नहीं रहा था किसी को और हम भूल गए उसे लिखवाना। तो आप वहाँ पे अगर किसी के पास में जगह हो जहाँ पे ये आपने रिएक्शन लिखी है कि कहाँ पे हेलो एल्केन वाले में, तो हेलो एल्केन के एलिमिनेशन रिएक्शन 3 रिएक्शन लिखी थी ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स, तो उसमें जाके ऐड कर लीजिएगा एलिमिनेशन रिएक्शन में ये वाले रूल को। रूल का नाम क्या है, सेट-ज़ेफ रूल। क्या नाम है, सेट-ज़ेफ रूल। ये लिखा सेट-ज़ेफ रूल है। सेट-ज़ेफ रूल क्या कहता है कि जब आपने डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कराई है
तो प्रेफर्ड प्रोडक्ट वो होता है, वो एल्कीन प्रेफर्ड प्रोडक्ट होता है, मतलब वो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होता है जिसमें ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच हैं डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से। मार्कोवनिकॉफ रूल नहीं लगता, सेड्जेफ रूल लगता है, और सेड्जेफ रूल ये कहता है कि डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप जिस भी चेन में या जिस भी सब्स्टिट्यूएंट में अटैच होंगे वो मेजर, जिसमें कम अटैच होंगे वो माइनर। कैसे देखो, ये था ना, इसके हमने कराया था एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा वाले से हाइड्रोजन हटाया था, इससे ब्रोमीन को हटाया था, यहाँ पे 2 बीटा थे, ये भी हाइड्रोजन हट सकता था, यहाँ वाले से भी हाइड्रोजन हट सकता था, एक प्रोडक्ट बना था ये वाला और एक प्रोडक्ट बना था ये वाला। अब देखो ये बताओ मुझे कि डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से किस में ज़्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच है। यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हो गए ये दो, इन दो को तो कर दो बाहर, एक तरफ इससे एक अटैच हो गया मिथाइल ग्रुप और दूसरी तरफ क्या अटैच हो गया इथाइल ग्रुप, यानी कि कितने अल्काइल ग्रुप अटैच हैं यहाँ पे, 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है। यहाँ क्या है डबल बॉन्डेड कार्बन, यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन ये रहे, ये हैं 2 डबल बॉन्डेड कार्बन, दोनों को कर दो अलग, एक ही तरफ तो बचे सिर्फ अल्काइल ग्रुप। कौन सा अल्काइल ग्रुप अटैच है, प्रोपाइल। कौन सा है उससे मतलब नहीं है, कितने कार्बन का उससे मतलब नहीं है, कितने हैं उससे मतलब है, एक ही अल्काइल ग्रुप है, दूसरे वाले कार्बन पे तो अल्काइल ग्रुप है ही नहीं। तो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे जिस भी सब्स्टिट्यूएंट में, वो होगा मेजर प्रोडक्ट। इसमें 2 अटैच हैं तो इसलिए मेजर प्रोडक्ट 81% बन रहा है, इसमें सिर्फ एक ही है तो इसलिए माइनर प्रोडक्ट सिर्फ 19% बन रहा है। तो इस रूल को ऐड करना मत भूलना, और इम्पॉर्टेंट है भाई, ये रूल हेल्प करेगा यही क्वेश्चंस को आगे कंप्लीट करने में, डिसाइड करने में। अब मैं एक बार एनैंशियोमर का देखता हूँ, कुछ मिलता है मुझे तो दिखाता हूँ, फिर करते हैं वीडियो को ख़त्म। ये देख लो, ये वही डायग्राम है जो मैंने आपको दिखाया था, इसी की वहाँ पे मैंने वो लगा दी थी इमेज काट के यहाँ से। ये जो बन रहे हैं ना, ये ए और बी यहाँ पे जो बने, ये ए और बी जो यहाँ पे बने, यही क्या है, ये एक दूसरे के लिए एनैंशियोमर है, मतलब नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस है। और ये जो बना डी और ई, ये क्या है, एक दूसरे के लिए एनैंशियोमर है। ये बात यहाँ पे लिखी है, भी दिखाई है इसने। द सी आइसोमर रिलेटेड टू ईच अदर एज इन नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एनैंशियोमर। A and B in figure 10.5 and D and E in figure 10.6 आर एनैंशियोमर्स। एनैंशियोमर की क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिकल रहती हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह इनके सेम रहते हैं। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में, ये होता है कि ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को अलग अलग डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। एक बोल रहा है एनैंशियोमर अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो दूसरा पक्का कैसा होगा, लीवो रोटेटरी होगा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप चाहो तो ये चीज़ ऐड कर सकते हो एनैंशियोमर में, आपकी मर्जी है, स्ट्रक्चर बना के ऐड कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, समझना आपको है, मैं समझा चुका हूँ। किसी को कोई भी दिक्कत रही हो तो ज़रूर कमेंट करना कमेंट सेक्शन में, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व करने की उसको। और बाकी सब तो कवर अप करा ही चुके हैं, चैप्टर कर दिया मैंने आपका ख़त्म एज़ प्रॉमिस्ड कि 2 वीडियोज़ में ख़त्म हो जाएगा, 2 लेक्चर्स में ख़त्म हो जाएगा। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा रखना पड़ गया मुझे इसी वजह से, लेकिन मैंने ख़त्म कर दिया आपको। आपका काम ये है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, तसल्ली से देखें, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, और कोई दिक्कत रहे तो सिर्फ और सिर्फ कमेंट करें इसके नीचे, और कोशिश करी जाएगी उस वीडियो के डाउट्स नेक्स्ट वीडियो में बताने के, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन मिलते हैं मुझे तो मैं आपको दे देता हूँ, जिन्हें आप कंप्लीट करके ले आएगा। वैसे कोई भेजता तो है नहीं होमवर्क, मैं दे देता हूँ। तो कल मैंने वीडियो में होमवर्क दिया था, अभी तक तो किसी ने बताया नहीं मुझे कि होमवर्क हो गया है मेरा। ये देखो भैया सॉल्यूशन, फिर भी मेरा काम देना है सॉल्यूशन। पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स हैं भाई, अगर कोई बुक खोल के देखेगा कि पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स तो कराए नहीं, कट गए सिलेबस में से आपके, इसीलिए नहीं कवर करा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो से मैं क्या करूँगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेके आऊँगा और क्वेश्चन करने शुरू करेंगे हम लोग बढ़िया बढ़िया तरीके से। उससे पहले देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन अगर होमवर्क के लिए मिल पाते हैं मुझे आपके, तो मैं आपको दे देता हूँ। कोई अच्छा सा क्वेश्चन दिख नहीं रहा मुझे फ़िलहाल, तो आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय बाय।